नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। हर आंदोलन अपने आप में एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आता है। जनता के दुखों के पहाड़ पर चलती हुई ये संघर्ष की लड़ाई हर समय अपना आयाम बदलता है, अपना नया आकाश गढ़ता है। छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे भारत में नक्सलवादी आंदोलन की जो उबार उठी थी, उस ज्वाला ने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म किया। सामंती व्यवस्था, बंधुआ प्रथा, ज़मीन का जो अधिग्रहण होता था उस पर सवाल उठाया। इस आंदोलन ने ज़मींदारों के जो लूट खसोट था उस पर सवाल उठाया। भूमिहीनों को ज़मीन दिया, बड़े बड़े नरसंहारियों को ख़त्म किया और इसके साथ ही वो सत्ता पर दावा करने के लिए दिशा में आगे बढ़ चले। इस आंदोलन ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इस आंदोलन ने अपने 58 साल के इतिहास में बहुत सारे ऐसे पतित होते लोगों को भी देखा है जो इस आंदोलन से निकल कर के शासक वर्गों के गोद में जा गिरे हैं। इस आंदोलन ने उन हज़ारों लोगों को देखा है जो लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगाई है और धरती से विदा ले लिए हैं। इस आंदोलन ने उन हज़ारों नारियों को देखा है जिस नारियों ने इस संघर्ष में अपने कंधे दिए हैं और अपनी जान गंवाई है। ये आंदोलन एक समाज को उथल पुथल करने के लिए, जिस समाज के अंदर मनुस्मृति जैसी कुकृत्य हावी था, लागू था, उसको ख़त्म करने की दिशा में जो कदम बढ़ाया है, वो आंदोलन अपने आप में महत्वपूर्ण था। नक्सलवादी आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता हुआ माओवादी आंदोलन में बदल गया और इसके बाद उस आंदोलन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बड़े बड़े नेता गद्दार बन गए। उनको शासक वर्गों की यह जो हिंदू फांसीवादी ब्राह्मणीय व्यवस्था है उसमें वो उनको रास आने लगा। वो वहाँ पर समाने के लिए चल दिए। लालच, डर, बहुत सारी चीज़ों का समावेश रहा। लेकिन सवाल आज भी फिर वही है कि उन करोड़ों आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के जो आँखों में सपने जगाए थे, उन सपनों का क्या हुआ? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, इसके जवाब वक्त वक्त पर मिलता रहता है। लेकिन इस पर एक नेता जो माओवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने सरेंडर किया और उन्होंने इस पर क्या बोला, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह सरेंडर नेता अभी सरेंडर नहीं किए हैं, सरेंडर करने के पूर्व संध्या पर हैं, आंदोलन से निकल चुके हैं। ये संक्रमण की अवस्था में हैं, ना तो अभी उतने भ्रष्ट हुए हैं, ना ही अभी उतने ज़्यादा कुछ और देखा है। आंदोलन से निकल के सीधा समर्पण की दिशा में जा रहे हैं भाजपा के गोद में बैठने के लिए। और उस पत्रकार ने उनसे जो वार्ता किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है कि लोग समझें नक्सली आंदोलन को, माओवादी आंदोलन को वो किस तरह से परवान चढ़ा है, किस तरह सवाल उसने रेज किया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर जवाब इनका भी सुनना चाहिए। इसीलिए हमने बाकायदा उस पत्रकार को श्रेय देते हुए उनके द्वारा जारी किया गया वीडियो को अपने चैनल पर पब्लिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ खबर की एक चैनल है, उसकी द्वारा जारी किया गया ये इंटरव्यू है। 1 घंटे का इंटरव्यू है, सुनना चाहिए। आखिर सोने का छिलका भी तो सोना से ही बनता है निकल करके। दादा, आप कैसे माओवादी बने? आप थोड़ा एक पीछे याद कीजिए, जब आप घर में रहे होंगे, जिस तरह से आज हम किसी के घर में बैठे हैं, तो इसी तरह से आप घर में रहे होंगे अपने। क्या करते थे आप? कैसे अचानक आप माओवादी बन गए? वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप माओवादी बने? मैं गरीब परिवार में जन्म लिया। मतलब हम लोग मजदूरी करके और कुछ थोड़ा बहुत खेती है, वो खेती काम करते ही जी रहे हैं। हमारा गांव में सामंतवादी लोग है और वो सामंतवादी लोग किसान लोगों को, गरीब किसान लोगों को बहुत मतलब शोषण और शारीरिक हिसाब से शोषण और श्रम के हिसाब में शोषण
और उनका ऊपर जुल्म, ये सब देख के मुझे लगा अरे ये शोषण क्यों, ये तो मतलब ठीक नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं, इसीलिए ये शोषण को हटाना है करके मेरे दिल में लगा। तब हमारा गांव में रेडिकल संगठन काम करते थे, रैत कूली संगठन भी काम करते थे। ये उन लोगों का विचार, उन लोगों का काम देख के मेरा मन लगा, तब मैं रेडिकल संगठन में जाना है। उस समय पीपुल्स वार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स मार्क्सवाद लेनिनवाद पीपुल्स वार करके पार्टी था। वो पार्टी के हिसाब से हम लोग वो सिद्धांत को समझ के वो पार्टी में आए। फिर ऐसे हुआ कभी कि आपको जेल जाना पड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? मुझे कभी, मैं 17 साल उम्र में 10वीं पढ़ते समय ही पार्टी में आए हैं और जेल नहीं गए। कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई आपको? को भी नहीं पकड़ी। 90 में मैं पार्टी में आई हैं जी। और 90 से अभी तक मैं पार्टी में। तो जब आप आए तब कौन कौन था परिवार में? मेरा परिवार में माँ है और पापा है और 2 भाई लोग हैं, मैं मंझला हूँ। और वो बात क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? वो भाई लोग किसान काम, एक साथी ने कपड़ा बेचना वो काम करते थे, और 2 दीदी लोग है, वो दीदी लोग किसान काम, बीड़ी काम करते थे। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि माओवादी और माओवादियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं। हाँ, जो लेवी का पैसा वसूला जाता है, उस लेवी के पैसे से बहुत धन है इनके पास करके अमीर है बोला जाता है। ये झूठ है प्रचार, मतलब क्योंकि ये मतलब हमारा जिंदगी के बारे में फील्ड में जाके देख के बात करने से वो ठीक रहता है, लेकिन मतलब बिना देखे बिना जांच किए वो बात करने से ये अमीर है, ये विदेशी में पढ़ता है करके वो ठीक नहीं है ना। फील्ड में जाके देखना है और समझना है। वो मीडिया में ऐसी अफवाह भी फैला रहे हैं और शासन भी, सरकार भी ऐसी मतलब झूठा प्रचार करने के लिए वो भी मौका दे रही। और जो क्रांति की पाठशाला है जिसमें आप लोग लड़के लड़कियों को तैयार करते हैं गुरिल्ला दलों में, तो ये इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि ये आज सरकार में शामिल होकर जो है पुलिस में भर्ती हो रहे हैं? और लगातार सबसे अधिक नुकसान किसी से हुआ है आप लोगों को तो उन्हीं लोगों से हुआ है, चाहे वो बसव राजू के घाट जो सरेंडर किए उसके बाद ये मुठभेड़ हुई, या कहीं भी लोग सरेंडर जो कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा माओवादियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानिए जो आपकी पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये आप लोग की ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी चूक हो गई जो आप संभाल नहीं पाए पूरी पार्टी? हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब पार्टी से कुछ मतलब राजनीतिक चेतना जो शिक्षा देने का था वो नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग जो भर्ती किए साथी लोगों को, हम 3 किस्म का लोगों को भर्ती करने का था। कुछ छात्र संगठन से, छात्र लोगों से, कुछ मजदूरों से और कुछ आदिवासी किसानों से। ऐसा हम लोग रिक्रूट करने से और पार्टी का जो राजनीतिक चेतना के साथ मतलब वाद विवाद मुद्दे पे
और वर्तमान परिस्थिति क्या है, हम लोग क्या निर्णय लेना है और हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, सोच के वाद विवाद चर्चा करके और सही रास्ता में ले जाना है। और कैडर को भी वो शिक्षा मतलब अच्छा सोचने का लायक और मेहनत करके काम करने का जो लायक चेतना सिखाना है, वो नहीं सिखा पाए, चूक हो गई। भर्ती की है अभी सलवा जुडुम के समय में, जो बहुत सारे साथी लोग आए हैं, लेकिन आने के बाद एक सैनिक के हिसाब में हम लोग प्रशिक्षण दी है, लेकिन उनको राजनीतिक शिक्षा जो देने का है, मतलब पार्टी का लाइन और वर्तमान का परिस्थिति को जोड़ के फिर अपना दाव पेच कैसे बदलना है, इस मुद्दे पे चर्चा करना, ऐसा चर्चा हो जाएगा तो तब आदमी का सोच बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगा और राजनीति के साथ वो मजबूत होता है। ये नहीं हो, हम लोग ये नहीं कर पाए, इसीलिए आए तो उनको वो शिक्षा नहीं दे पाए। और नेतृत्व का ये कमजोरी है। तो नेतृत्व की ही मैं बात कर रहा हूँ कि बसव राजू के महासचिव बनने के बाद ये कहा जाता है कि माओवादी हिंसा में बढ़ोतरी हुई और माओवादियों का जो पूरा संगठन है ये बसव राजू के महासचिव बनते ही हथियारों के बल पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की ओर गया। हाँ, तो ये आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हुआ कि हिंसा बढ़ी बसव राजू के संभालने के बाद और माओवादियों ने सिर्फ हथियार पे जोर दिया? नहीं, वो गलत है। हम लोग अभी दंडकारण्यम का एक उदाहरण, हम लोग 2010 से पार्टी में चर्चा चल रही, क्या है पार्टी मतलब कमजोर होते जा रही करके, और 13 में पूरा ऑल इंडिया में पार्टी पीछे हट गई करके सीसी ने पहचाने। क्यों? मैंने अपना जो दाव पेंच है वर्तमान परिस्थिति को जो जोड़ने का था वो नहीं जोड़ पाई, और अभी जो बसवराज दादा जो सैनिक कार्य में बढ़ोतरी आए हैं इसीलिए ये कमजोरी हो गई करके वो नहीं है। हम लोग जो दाव पेंच बनाने का था वर्तमान परिस्थिति को जोड़ के वो नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा ये इतना ये कठिन परिस्थिति में हम लोग आए हैं। बसवराज दादा का सैनिक हिसाब से हम लोग कमजोर वैसा नहीं है, वो जो बोलने का था वो सही नहीं है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, आज आप लोग सरकार के सामने अस्थायी रूप से हथियार त्याग के, यानी ये हथियार जो आपके पास हैं, जितने लोग आप हैं, हथियार सरकार को सौंप देंगे और हथियार त्याग देंगे और फिर शांतिपूर्ण जो आपकी लड़ाई है, जो आपने रास्ता अपनाने की बात कही है, उस पे आप जाएंगे। लेकिन इस बीच जो आदिवासी मारे गए, खासकर बस्तर में मारे गए, झारखंड में मारे गए, मुखबिर के नाम पे जो हत्याएं हुई हैं और इतने आदिवासी युवा युवती मारे गए हैं, आपके पार्टी में रहते हुए लोग लड़ते हुए मारे गए, जेल में हैं लोग, पुलिस मतलब माओवादी के सहयोगी के नाम पे हैं या माओवादी के नाम पे हैं। हाँ, खासकर इसमें बड़ी संख्या आदिवासी युवक युवतियों की है और ऐसे लोग भी हैं जिनका माओवादियों से कोई संबंध नहीं था और वो आज जेल में सड़ रहे हैं। तो इनका फिर क्या होगा दादा? इनका क्या होगा? जो आपके पीछे आदिवासी छूट जाएंगे इन जंगलों में, उनका क्या होगा? क्या जो बच जाएंगे माओवादी, जो सरेंडर नहीं करेंगे, जो हथियार नहीं त्यागेंगे,
वो क्या उनको उसी तरीके से मारते रहेंगे जैसे अब तक चलते आया है? हम लोग पार्टी में एक चर्चा है, हम्म, मतलब आदिवासियों को नहीं मारना है, पहले उनको चेतना, मतलब राजनीतिक हिसाब से उनको समझाना है। हम्म, मतलब सरकार जो रवैया, मतलब मुखबिरी का जो रवैया अपना रही है, हम्म, और ये क्यों कर रही है सरकार, आपसी में अपन कौन नुकसान हो रहे हैं। हम ये वो माओवादी पार्टी में भी आदिवासी लोग हैं, और जो बाहर मुखबिर के शक में जो मर रहे हैं वो आदिवासी 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 के बीच में मतलब झगड़ा, मतलब ये मतलब मारने का ये जो कौन अब कौन ये झगड़ा करवा रहा है? सरकार ने करवा रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि माओवादियों ने बंदूक उठाया और इसी वजह से ये हिंसा चालू हुई है। नहीं नहीं, सरकार अभी देखिए ना, हम लोग बहुत सारे उदाहरण बता सकते मुझे समझाइए, मैं अगर एक शहरी, एक आम शहरी हूँ और मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ कि कैसे इसमें पूरी गलती माओवादियों की नहीं है कि आदिवासी मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से या दोनों के हाथ हो, और मुझे ये समझाइए कि सरकार कैसे इसमें जिम्मेदार है। मतलब सरकार अभी देखिए, कुछ ग्रामीण लोगों को पैसा लालच दे रही, हम्म, पैसा लालच दे के तुम मुखबिरी काम करना, हम्म, अगर मुखबिरी काम नहीं करोगे तो तुमको अंदर करेंगे, ऐसा डरा रही। तब क्या है, बोला बोला आदिवासी है, डर के कारण हाँ बोल रहे। तब वो जाके हम लोग जब वो उसके सामने दिखे हैं तो समाचार दे रहे। समाचार देने से हमारे साथी लोग मतलब मार रहे, मतलब पुलिस वाले आके समाचार के आधार पर आके एनकाउंटर कर रहे हैं, कुछ साथी लोग मर रहे हैं। तब ये समाचार कौन दिया करके हम लोग छानबीन कर रहे हैं, बाद में पता चल रही, फिर हमारे साथी लोग, इतने साथी लोग शहीद हो गए, फिर उनको कैसे हम लोग छोड़ेंगे। हम लोग समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले भी हम लोग अपील कर रहे हैं, आप लोग मुखबिर काम नहीं करना, सरकार ये मुखबिर काम के लिए आप लोग को मजबूर कर रही। हाँ, मुखबिर का काम का बदला क्या करना है, सरकार उनको कुछ मतलब नौकरी देने के लिए और कुछ रोजगार देने के लिए, वो काम करने से ये लालच में नहीं जाएगा। लेकिन ये काम नहीं दिख रहे, नहीं दिखा रही, मतलब मुखबिर काम करो, आपको इतना पैसा मिलेगा, और मरना है तो मरो, वो भी आदिवासी है, आप भी आदिवासी, मरो जी, ऐसा मतलब माहौल बना रहे, इसीलिए सरकार ऐसी इसका कोई रास्ता नजर आता है आपको कि जो बीच में आदिवासी पिस रहे हैं कहा जाए, हाँ। दोनों तरफ से, इसका कोई रास्ता नजर आता है? आता है, मतलब पहले सरकार ने और पुलिस प्रशासन से हमारा अपील, मेरा जो अपील है, मुखबिरी काम को रोकने से इन सब मतलब आदिवासी का जो हत्या है वो बंद हो जाए। हाँ, आप उनका इंटेलिजेंस विभाग है और आपका हर किस्म का नौकरी कर्मचारी है, उनसे आप ढूंढो ना। तकनीक का जमाना है। हाँ, टेक्निक का आप वो अपना नहीं, ड्रोन उड़ा रहे हैं। हाँ वो करना है, लेकिन आदमी को आप वहां फंसा रही है ना। आदमी को फंसाने से कैसे, मतलब वो हिंसा हो जाएगा ना, मेरे विचार। आदिवासियों को एक घास के तिनके की बराबर भी नहीं माना जा रहा है, हर कोई उन्हें कुचल देना चाहता है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, अभी देखिए वो आदिवासियों का अधिकार को छीन रहे हैं, अभी पैसा कानून है,
वो पूरा ध्वस्त कर रहे हैं। और आदिवासियों ने बहुत सैकड़ों सालों से वो संघर्ष करके पेशा कानून को मतलब संविधान में दर्जा लाई है। अब वो उसको लागू नहीं कर रही। अभी 6वीं अनुसूची एक अभी वो भी लागू नहीं हो रही। आप इस बात को मानते हैं कि 6वीं अनुसूची को ईमानदारी से अगर लागू कर दिया जाए तो ये जो समस्या है ये कम से कम 50% ही खत्म हो जाएगी? हाँ, मतलब ये लागू करेगा तो आज आदिवासी का जिंदगी बराबर विकास हो जाएगा। मतलब उनका जंगल उन्हीं के हाथ में रहेगा, खदान उन्हीं के हाथ में रहेगा, और जल उन्हीं के हाथ में रहेगा, जमीन उनके हाथ में रहेगा। तब उसी के साथ वो जीने के लिए, उत्पादन करने के लिए, वो विकास होने के लिए वो रास्ता है। अभी सरकार का जो विकास का जो रास्ता अपना रही है उससे नहीं होगा विकास। मतलब ये पेशा कानून 6वीं अनुसूची ये जरूर आप लागू करिए, उससे आदिवासी जरूर विकास हो जाएगा। अब वनाधिकार कानून है, वनाधिकार कानून भी आप लागू करो, जरूर आदिवासी विकास हो जाएगा। दादा थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आप बस्तर में आए, कब आए आप बस्तर? मैं 90 में आए, 1990 में। तब कैसा था माहौल यहाँ पे? यहाँ लोग कैसे थे? बहुत मतलब पिछड़ा था, खाने में भी बहुत समस्या था, और कपड़ा पहनने में भी कुछ समस्या था। बहुत मतलब क्या है, जीने का जो जिंदगी है देखने से मेरा को, मैं बाहर से आया हूँ, बाहर का जो परिस्थिति मेरे को मालूम है, वहाँ का यहाँ का परिस्थिति को तुलना करने से मैं अफसोस हो गई। अरे इतना अंतर क्या है? क्यों? भारत देश तो पूरा एक ही है, आदिवासी इलाका में इतना पिछड़ा क्यों है? फिर सरकार तो बोल रही हम सबको विकास कर रहे हैं करके, फिर बाहर में देखने से वो अच्छा विकास हो रहे हैं। ये आदिवासी इलाका में विकास नहीं है, शिक्षा में भी विकास नहीं है, स्वास्थ्य में भी विकास नहीं है, स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था नहीं है, और घर का व्यवस्था ठीक से ढंग से नहीं है, खेती का फसल निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, और उत्पादन करने के लिए खेती का औजार भी ठीक नहीं था। ये इसी के वजह से वो बहुत बेकार, मतलब गरीबी में वो जी रहा था। कपड़ा नहीं था, खाना ठीक ढंग से, सब्जी में तेल भी फ्राई करने का नहीं था, पानी डालना है, उबालना है, नमक डालना है, उबाल के खाने का, वो स्थिति था उस समय। और फिर इसमें क्या बदलाव देखे आप इतने सालों में? अभी मैं जो देखे हैं, हमारा जो संघर्ष के तहत, मतलब जमीन मिला और कुछ जंगल बचा, और आर्थिक संघर्ष किए। अब तेंदुपत्ता का उदाहरण हिसाब से, और बांस का रेट का बढ़ाना, हर साल में संघर्ष किए, कुछ आर्थिक हिसाब में बदलाव आई, और खाने पीने में भी कुछ बदलाव आई, और चेतना में भी कुछ बदलाव आई, और हम लोग लड़ते ही अपन विकास होना है करके ऐसी सोच भी बढ़ गई। लड़ने से ही हम विकास हो जाएंगे ऐसा, और उत्पादन के साथ विकास हो जाएगा, भीख मांगना नहीं। जंगल कितना कम हुआ बस्तर में?
अभी हाल के 10-20 सालों में? जंगल की बहुत कटाई हो गई, मुख्य रूप से खदान के हिसाब से। अभी आहलादी खदान है और ये रावघाट खदान है, हजारों लाखों पेड़ काटे हैं। अभी रेल लाइन का हिसाब में रावघाट रेल लाइन जी बिछा रहे हैं उसी के हिसाब में, मतलब आमदई खदान के हिसाब में, ऐसा खदान के हिसाब से बहुत जंगल काटे। किसानों ने जो खेती बनाई वो बहुत कमी, मतलब सरकार ने जो खदान के नाम से, परियोजना के नाम से बांध, रेल लाइन, ऐसी परियोजना के हिसाब से वो पेड़ कटाई किए, उससे बहुत बर्बाद हो गए जंगल। और माओवादी इसे रोक क्यों नहीं पाए दादा? क्या सरकार जो है कॉरपोरेट को बचाने के लिए जिस बड़ी संख्या में पुलिस के जो कैंप खोले गए, तो ये जो कैंप जितने खोले गए, आपको लगता है कि ये वाकई आदिवासियों के लिए खोले गए या ये उद्योगपतियों के लिए खोले गए? उद्योगपतियों के लिए ही खोले गए, आदिवासियों का विकास के लिए नहीं है। जो सरकार अभी जो बोल रही क्या है, पुलिस प्रशासन गए, रोड बनाए, बिजली पहुंचाई, सोसाइटी पहुंचाई और शिक्षा स्वास्थ्य पहुंचाई। अभी आप भी न्यूज बनाई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आदिवासियों को तो आज भी 35 किलोमीटर जाना पड़ता है। जो मुफ्त का चावल है वो 10 रुपए किलो पड़ जाता है उनको, और 35 किलोमीटर पैदल चलना। ओरछा में ही कितने ही गांवों के जो हैं राशन केंद्र एक जगह लाइन से बाजार जैसे लगे हुए हैं, तो राशन तो सरकार उनको वहां दे नहीं पा रही है। और सरकार कह रही है कि माओवादियों ने विकास को रोक रखा है, माओवादी विकास होने नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये सच है कि आप लोगों ने रोक रखा है या सरकार खुद ही नहीं देना चाहती है? नहीं, वो सरकार ही खुद नहीं देना चाहती है, क्योंकि अभी उदाहरण है वो जो विकास तिवारी ने जो बनाए, वीडियो बनाए हैं, अस्पताल का भी वीडियो बनाए हैं, स्कूल का भी वीडियो बनाए हैं, वहां तो माओवादी नहीं है। और माओवादी का जो कारण हो जाएगा तो अभी देखिए आदनार गए, वहाँ माओवादी, लेकिन हम लोग वहाँ सरगुजा के जंगलों में, हाँ सरगुजा के जंगल में, हाँ वहाँ तो माओवादी है, लेकिन हम तो बंद नहीं किए। अभी हम गांव वालों से भी आप लोग पूछे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। अभी सोसाइटी यहाँ लाना है करके मांग कर रहे हैं, अस्पताल लाना है, शिक्षा मतलब स्कूल बिल्डिंग बनाना है करके हम लोग कुछ संघर्ष भी किए। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने छोटी सड़कों की भी अनुमति दी थी। हाँ? जो आपके प्रभाव वाले इलाके, खासकर माड़ के इलाके में छोटी छोटी सड़कें पहुंचे गांव तक, जिससे बाइक ट्रैक्टर आसानी से पहुंचा जा सके, और अस्पतालों की भी मांग आप लोगों ने की थी। हाँ किए थे ना। अभी किसानों का जो उत्पादन हो रहे हैं उसी लायक आप रोड बना दें। अभी आप जो सरकार ने जो सोच रही, मतलब 3 लाइन का गारपा से सीतराम तक जो रोड है, हाँ, इसको नारायणपुर को मुंबई से जोड़ने के दावे हो रहे हैं। हाँ, लगता है आपको ये आदिवासियों की सड़क है करके? नहीं, वो आदिवासियों के लिए नहीं है। वहाँ करोड़ों रुपए का माल है, वो माल को निकालने के लिए वो सड़क है जी, आदिवासियों के लिए नहीं है। आदिवासियों के लिए होना है तो आदिवासी का उत्पादन ही नहीं है ना। हाँ, सुरक्षा बल वहाँ तैनात करके ही कटवाए ना। हाँ, रावघाट में भी इसी तरह की घटना हुई थी। वही अभी देखिए ना, वो रावघाट चारों तरफ कितना BSF कैंप है, वो कैंप का सहारा से ही वो पेड़ कटवा रही है, बड़े बड़े मशीन लाके। पहले क्या है, एक पेड़ को काटना है तो 10 लोगों को मजदूरी मिलता था। आज के डेट में वो 10 लोगों का जो रोटी
जो मिलने का था अभी मिशन के। हम लोग विकास का विरोध नहीं है, हम विकास चाहते हैं। क्या विकास है? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहिए, पानी का व्यवस्था चाहिए, बिजली का व्यवस्था चाहिए। ये मूलभूत समस्या है। इसको आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दी। सरकार ने बोल रहे हो माओवादी घुसने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। वो गलत है। वो क्या है, मतलब बहाना बना के क्या भ्रष्टाचार, मतलब ठेकेदार और बाकी सरकारी नेताओं ने वो पैसा गफला करना, वो करना, ये करना। मतलब अभी अबुझमाड़ के नाम से बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं। वो फंड्स कहाँ विकास में खर्च कर रहे हैं? 10% भी वहाँ खर्च नहीं कर रहे। और ये जो सरपंच सचिव है खासकर माड़ के इलाके में, तो वाकई में आप लोगों ने उनको धमकी देके गांव से भगाया या ये नारायणपुर में बस गए और माओवादियों का नाम ले दिया? वो झूठ है। हम लोग किसी को धमकी नहीं दी। हम लोग बोल रहे हैं आप भ्रष्टाचार नहीं करना, ग्राम सभा करो। और गांव में एक बिल्डिंग आए हैं, स्कूल का बिल्डिंग, 10 लाख मंजूर हुआ। वो 10 लाख आप गांव वालों के सामने दिखाओ। वो लेबर और एक मतलब सामूहिक एक कमेटी बनाओ, बना के वो पैसा वो गांव वालों का हाथ में दे दो, और गांव वाले मजदूरी देगा। बिल्डिंग किस टाइप बनाना है वो बना के दिखाएगा। लेकिन ये काम नहीं कर रही है। लेकिन ये लोग तो प्रधानमंत्री आवास का भी पैसा जो हितग्राही के खाते में सरकार सीधे तौर पे डालती है, उसको भी ये लोग खा जाते हैं, जबकि वो हितग्राही के हाथ में आता है और वहां से भी ये लोग निकाल लेते हैं। हम लोग जनता को अभी चेतना बढ़ाना है। जनता को चेतना बढ़ाना है, सवाल करने के लिए क्या सरकार से फंड्स आ रहे हैं, कितना आए हैं, वो ग्राम सभा में सवाल करने का लायक अपन चेतना बढ़ाना है, तब वो बदलाव आएगा। मतलब आज का पीढ़ी मतलब देख रही हैं बीजेपी क्या काम कर रही हैं, कितना करप्शन कर रही हैं, कांग्रेस आने से कितना करप्शन कर रही हैं, कौन नेता कितना करप्शन में फंस गए। ये सब मतलब बीजेपी सत्ता में रहेगा तो वो करप्शन में जाएगा, और कांग्रेस सत्ता में रहेगा तो मतलब जनता को मालूम हो गए एक करप्शन करने का सत्ता है। और सजा मतलब को अच्छी लकमा को सजा, अब बीजेपी वाला है तो उनको सजा दिए, कुछ दिन रखे हैं हल्ला मचाए, बाद में हाय हाय ऐसे हो जाएगा। फिर कांग्रेस भी सत्ता में आएगा तो बीजेपी वालों को भी ऐसा करेगा। लेकिन पैसा जी तो जनता का है, जनता का हाथ में तो पैसा नहीं आएगा। और तो खा गए, हो गए, जेल में बैठे हैं, हल्ला मच गए, छोड़ो, खाए पिए छोए हो गए, छोड़ो, तुम खाए हम खाए हो गए, ऐसा टाइप। मतलब हम पीपल में मतलब जनता में अच्छा सवाल करने का जो क्यों खाए करके वो चेतना आएगा, तब ये मंत्री सब कुछ मतलब सोचेगा बदली करने के लिए भी वो लोग सोचना पड़ेगा। जनता से हम लोग दूर हो रही। आप कितने सालों से भूमिगत हैं? मतलब 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए? नहीं, मैं अभी 36 साल। 36 साल। तो इन 36 सालों में आपको ऐसा लगा कि कुछ लोग माओवादी पार्टी और उसके हितैषी बन के उसी पार्टी के नाम से फायदा उठाते हैं, लाभ कमाते हैं और उसी पार्टी को बदनाम करते हैं? ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। देखे कुछ पार्टी का नाम से
अभी कुछ मतलब बाहर के लोग माओवादी पार्टी का नाम लेके धमकाना चमकाना, इतना फंड्स देना है वो उतना फंड्स देना है करके, ऐसा भी बहुत कुछ घटना देख चुके हैं ना। और ठेकेदारों से और कुछ कर्मचारियों से ऐसे भी फंड्स जमा किए हैं। वो तो हम लोग ऐसे मतलब पार्टी के लिए चाहिए तो खुद हम लोग मांगते हैं, धमकाने के लिए हमारा विचार नहीं है, इतना देना है ऐसा करके हम लोग मांगते हैं। लेकिन हमारा नाम से बाहर के लोग बहुत ऐसी कमाई नाम से पैसा जमा करके खाए, ऐसा ये हुआ बहुत बार ऐसा। ठीक है। और फिर वही बात है कि आप अस्थायी रूप से हथियार त्याग रहे हैं आप लोग, तो सरकार से अभी कोई बातचीत आप लोगों की चल रही है या इसके बारे में सरकार को पता है? अभी कोई बातचीत शुरू हुई सरकार से? नहीं, अभी हम लोग अभी उसी प्रक्रिया में है। अभी वो जनता के सामने आने के बाद, हथियार छोड़ने के बाद सरकार क्या हमसे बैठ के चर्चा करेगा क्या है, वो तो थोड़ा बहुत हम लोग कुछ हमारा जो मांग है कुछ सरकार के सामने रखने के लिए हम लोग सोचे हैं। वो बैठने से ही हम लोग मानेगा या नहीं मानेगा, और हम बाद में अपन देखना है। कुछ चर्चा तो चल रही है, मतलब हम लोग अभी इस पे कोई बात बनी क्या आपके भीतर, जो है पार्टी के भीतर, कि जो लोग जाएंगे हथियार लेके इस जंगल से बाहर सरकार के पास और सरकार को अपना हथियार सौंप देंगे, तो कौन सी वो मांगे हैं आपकी? उस पे कोई बात बनी है आप लोगों के बीच आपस में? बनी है, मतलब हम लोग बाद में और कुछ और भी थोड़ा बहुत आदान प्रदान करने के हैं, अलग अलग है हम लोग। तो अभी शुरुआती आप क्या बता सकते हैं? कुछ मांगों के बारे में बता सकते हैं अभी कौन कौन सी मांगे हैं करके? 2 4 10 जो मांगे होंगी आप लोग की। हम लोग एक तो मांग रखने का सोच है, पहले मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए वो हटाना है, एक है। और दूसरा पैसा कानून, आदिवासी का जो मूल अधिकारी है उसको जरूर लागू करना है। और वन अधिकार कानून है वो तो जरूर लागू करना है, क्योंकि जंगल रहेगा तो आदिवासी रहेगा और अहिंसा भी रहेगा, और जंगल से ही अपन हमारा हवा और पानी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वन अधिकार कानून को जरूर लागू करना है। और दूसरा क्या है, अभी आदिवासी इलाका में जो जितना मतलब खदान शुरू किए, वो खदान से शुरू करने के बाद प्रदूषण बहुत बढ़ गए, लाल पानी, और वो पानी गिरने से वो पानी के साथ साथ लाल मिट्टी खेतों में जाना, और वो लाल पानी पी के आदिवासी लोग बीमार पड़ना, ये सब पूरा हो रही। मतलब खदान को खोदना, कैसे खोदना, मतलब ग्राम सभा में फैसला करके, और कितने खोदना है, कहाँ खोदना है, प्रदर्शन कैसे है, ये संतुलन बना के ही वो खोदना है, वो ग्राम सभा तय करना है। अभी सरकार क्या है, सरकार
बहुत मतलब बड़े बड़े मशीन लाके एक एक दिन बहुत सारे खोद रही, उससे जनता को बहुत मतलब मुश्किल उठाना पड़ रही। इसीलिए वो खदान को मतलब पैसा कानून के दायरे से लाके वो अभी विस्थापन खदान के और बांध, अभी बोधघाट बांध है, उससे भी बहुत सारे गांव डूब जाएगा, फिर वो भी विस्थापन हो जाएगा। अभी रेल लाइन बिछा रही हैं, और रेल लाइन भी बिछाने से बहुत सारे किसानों का जमीन जाएगा, गांव भी जाएगा, घर भी जा रही। अभी रोड का नाम से कुछ घर जा रही, खेती जा रही, और रेल लाइन का नाम से ही कुछ घर भी जा रही और खेती भी जा रही, और लोग कहाँ विस्थापित हो रहे, वो बंद करने, विस्थापित नहीं करना आदिवासियों का। अभी देखिए अबुझमाड़ में जो सैनिक कैंप बना जाए, प्रशिक्षण केंद्र सेना के लिए जो दे, उससे क्या है, जनता वो बोले बोले आदिवासी, वहाँ खेती विकास नहीं हुआ। वहाँ आप 13 पंचायती का जमीन को पूरा कब्जे कर रही, वो 13 पंचायती का माड़िया लोग कहाँ जाने। तो ये अभी शुरू हो गया क्या हटाना उनको? हाँ, अभी चल रहे हैं चर्चा। नहीं, क्योंकि सरकार कह रही थी कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम नहीं लाएंगे। अभी गांव में किसान लोग चर्चा कर रहे हैं, हमको यहाँ से हटाना है करके, कलेक्टर और सरपंच से कुछ बात सुनाई दे रहे हैं करके ऐसी चर्चा कर रहे हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये क्या इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में हो रहा है? नहीं, ये गरपा, सोनपुर, कोकमेटा, ये कुतुल। एक बात तो मैंने ये सुनी कि इस इलाके में अभ्रक का भंडार है, और उसे खोदने के लिए इस तरीके की बातें फैलाई गई कि सेना को चाहिए, क्योंकि सेना को तो सपाट जमीन चाहिए होती है। आपने राजस्थान में, आपका उदाहरण दूं मैं राजस्थान का, तो सेना का जो रेंज है, जो फील्ड है, वो तो समतल होता है और बहुत दूर तक होता है, 40 किलोमीटर दाएं बाएं ऐसा। तो यहाँ तो ऐसा कोई जगह है नहीं कि 40 किलोमीटर का पहाड़, यहाँ तो हर 1-2 किलोमीटर में पहाड़ है, उबड़ खाबड़ रास्ते। तो ये तो सेना के किसी काम का नहीं है। तो अगर गांव खाली भी करा देते हैं तो सेना यहाँ आएगी, इसकी तो गुंजाइश नहीं के बराबर है। लेकिन सेना के लिए हिल्स चाहिए ना, हिल तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वहाँ जमीन नहीं, जमीन तो वहाँ भी है बकायदा पहले से, लेकिन यहाँ मुफ्त में मिलता है, वहाँ तो कुछ जनता नहीं दे। आपको कभी इस बात की आशंका नहीं हुई कि ऐसा शक नहीं हो रहा है कि सेना का नाम लेकर इन आदिवासियों को पहले हटाया जाए और इसके बाद वहां फिर कोई खदानें खोदी जाए, जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं गारपा से सीतराम तक? हाँ, वही है, वही काम के लिए मतलब प्रशिक्षण का नाम ले रही हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण उतना वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ सेना को बिठा के पहले आंदोलन को समाप्त करना है, बाद में वहाँ का खदान, अभी वो बड़े बड़े पूंजीपति लोग ले लिए हैं, ठेका ले लिए, उसको फिर चालू करना है, उनका दबाव है, इसी हिसाब से फिर वो काम चालू करने के लिए वो प्रयास चल रहे हैं। जनता क्या कह रही है? जनता तो बोल रहे हैं, अरे हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो खेती, जंगल काटना और पेंदा खेती हम करने वाले हैं, और यहाँ से हम लोगों को हटाने से हम कैसे जिएंगे? हम तो हर दिन सल्फी पीने के लिए सल्फी झाड़ चाहिए, और नदी नाला में जाके मछली और केकड़ा ऐसा कुछ पकड़ के जीने वाले हैं, और ये पूरा हमारा जिंदगी बर्बाद।
लेकिन खान इन लोगों को उठा के यहाँ से रायपुर में शिफ्ट कर दिया जाए या दिल्ली मुंबई में, तो क्या ये रह पाएंगे वहां पे? नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये जंगल के ऊपर निर्भर होकर जीने वाले हैं। जंगल का जानवर का मांस खाने वाले हैं, मछली खाने वाले हैं, केकड़ा खाने वाले हैं, बांस खाने वाले हैं, पुट्टू खाने वाले हैं, बिना दवाई का सीज खाने वाले हैं डेली, और एक पैसा भी खर्चा नहीं करना है। मुफ्त में हर चीज जंगल से मिलने वाला चीज है। ऐसा जिंदगी वो लोग जी रहे। इसको आप शहर में ले जाके शहर में बिठाने से कैसे वो जिएगा? वो नहीं जी पाएगा ना। वैसे वो जो खाए हैं वो परंपरा से पहले से जमाना से जो जिंदगी जी है, वो जिंदगी अभी शहर में नहीं टिक पाएगा ना। शरीर ऐसे आदत हो गई। कौन आएगा इनके लिए लड़ने? फिर आप लोग हथियार त्यागने के बाद आएंगे इनके लिए लड़ने शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ, हम लोग तो जनता का समस्या जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग काम करके कानूनी के दायरे में हम जनता को सहयोग देंगे, जनता को मार्गदर्शन देंगे, जनता को मतलब जनता का ताकत के साथ हम लोग वो समस्या को हल करने के लिए ही हम लोग काम करते हैं। यानी हथियार भले ही छोड़ देंगे, लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जनता के साथ हाँ, हम लोग मिलके ही हम काम करेंगे जनता के साथ। बहुत धन्यवाद दादा। और कोई बात आप कहना चाहते हैं? और इसलिए हम लोग जो चाह रहे हैं कि हथियार त्याग के मतलब सशस्त्र संघर्ष को त्याग के हम लोग जनता के सामने आके जनता का मूलभूत समस्या जो है, अधिकार है, उनका जो समस्या है, वो समस्या को लेके ही हम लोग जितना हम कर पाएंगे और हम लोग सरकार के सामने जो बात रखेंगे तो सरकार क्या देगा वो उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे जनता के हित के लिए। आपके जो लड़ाके आपके साथ नहीं आ रहे हैं, जो दीर्घकालीन युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, इनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? वो लोग उनका क्या है, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो लोग अच्छा समझ नहीं। और जब 80 मतलब 70 का दशक में जो परिस्थिति है, अभी का जो परिस्थिति है, बहुत अंतर। जनता का समस्या है, जनता का समस्या तो कभी नहीं हल नहीं हो। जनता सोच रही है मतलब हमारा समस्या को कैसे हल करना है। आज के डेट में हथियार चाहिए या मतलब कलम और मुंह से हम लोग मतलब जनवादी हिसाब से जो संविधान में जो कानून है वो कानून के हिसाब से काम करना है। वो अच्छा तरीके से समझ के वो काम करे। ऐसा अभी जो वर्तमान में जो सशस्त्र संघर्ष साथी लोग हैं वो मतलब सोचना पड़े। अभी हम लोग ये सशस्त्र संघर्ष करना मतलब आज का परिस्थिति के लिए जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, हम तो सोच रहे हैं। अभी क्या हम लोग सोच के ही आ रहे हैं ना। मतलब अभी तो वर्तमान परिस्थिति में बहुत परिस्थिति बदलाव आए हैं, इसीलिए हम लोग जनता में जाके जनता के साथ काम करके जनता का हित के लिए काम करने से ही बदलाव आएगा। ये मेरा कहने का है। मतलब साथी लोग सोचेगा, सोचना है और
अपना जो विचार है वो सोच के ही बदल करना है करके मेरा विचार है। और ये कब से बदलाव महसूस हो रहा था आप लोगों को कि अब जो है हथियारों की लड़ाई अब बंद करने का समय आ गया है करके? हम लोग क्या है मतलब देश में दुनिया में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। मतलब पहले जमाना में जो सामंती है अभी का जो सामंती है बहुत फर्क आई। और पहले का जो पूंजीपति है अभी का जो पूंजीपति है वो फर्क आए हैं। अभी पूरा पूंजीपति ही सत्ता को चला रहे। पहले तो सामंतवादी और पूंजीपति दोनों मिलके ही चला रहे थे। अभी पूंजीपति का हाथ से ही सत्ता चल रही। अभी वो जो सामंतवादी का जो ताकत है वो कमजोर हो गई। मतलब कमजोरी माने सत्ता में रहकर सत्ता को जैसे वो चलाना चाहते थे वैसा वो नहीं चला पा रहे। अभी पूंजीपति अदानी अंबानी उनका जो अभी किनको बिटाना है करके वो सोचेगा उनको बिठाएगा। तो ये मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं ये आप लोगों को संघर्ष करने देंगे? ये लोग इनकी ताकत क्या कि टिक पाएंगे आप लोग? हम लोग जी नहीं, हम लोग तो क्या है जनता का ताकत पहले है। जनता का ताकत से ही समाज बदलेगा, विकास होगा। जनता की ताकत से ही हर चीज बदलेगी। जनता विचार करने से अभी देखिए वो नेपाल में जनता जो चाहे तो बदलाव के लिए हो गई। मूलवासियों का सपोर्ट मिलेगा तो वो टिकेगा। और मूलवासी का सपोर्ट नहीं टिकेगा तो कितना टेक्निक भी रहने से भी नहीं टिक पाएगा ना। अब हम लोग देख रहे हैं ना मूलवासी का जो तो क्या माने कि जो बस्तर में है या भारत के भीतर जो माओवादी संगठन है उसको स्थानीय लोगों का अब समर्थन नहीं है? स्थानीय के लोगों का और आदिवासियों का समर्थन रहे। इसीलिए हम लोग 80 से लेकर आज तक लड़े। समर्थन नहीं रहेगा तो इतने दिन तक संघर्ष कैसे रहे? अभी भी आदिवासियों का समर्थन है बस्तर में आप लोगों को? है, लेकिन हम लोग कुछ गलती किए। मतलब डाउ पेंच में और उनका जो मतलब उनको जो चाहिए उनका जो मांग है बदलाव है उसको आप लोग नहीं वो नहीं समझ पाए जी। वो नहीं समझ पाए। इसीलिए हम लोग जनता से फिर थोड़ा दूर हो गए। लेकिन जो पार्टी झारखंड में, गढ़चिरौली में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, तो ये सरकार जो दावा करती है कि पार्टी सिमट रही है, लगातार इनका आधार क्षेत्र जो है कम होता जा रहा है और इनका सफाया होता जा रहा है। आपको लगता है कि अब माओवादी मुट्ठी भर ही बचे हैं? माओवादी नेता और उनके जो कैडर हैं, जो लड़ाके हैं, सरकार जैसा दावा कर रही है कि बहुत कम संख्या में बचे हैं करके, सिमट गए और इनको बंदूक के बल पे खत्म कर दिया जाएगा। कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन पूरा तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं तो एक विचारधारा है और विचारधारा के साथ कुछ साथी लोग
हथियार पकड़ के काम कर रहे। कुछ साथी लोगों को हथियार पकड़ के जो काम करने वालों को कुछ तक आधा अब हत्या कर रहे हैं। कुछ साथी लोगों को क्या है, सिलेंडर करवा रहे। इस हिसाब से दोनों हिसाब से कुछ साथी लोगों को तो अपना पार्टी के लिए तो बहुत कमजोरी तो हो गई, फिर भी काम कर रही। ये तो आज का नहीं है, बहुत सालों से हम लोग झेल चुके हैं। अब 90 में भी एक दमन आई, 80 में भी एक दमन आई, और 2009 में ग्रीन एंड अभियान चालू करके वो ऑपरेशन का गाड़ी, ये सब पूरा जो दमन चक्र चल रही है। जो आज की परिस्थिति है, खलबली मची हुई है माओवादी पार्टी के भीतर, और सलवा जुलूम के समय भी ये महसूस हुआ था। हाँ, कुछ समय तक था। बाद में अपन पूरा डाव पेज बना के फिर उसको कैसे प्रतिरोध करना है और जनता को अपना पक्ष में कैसे लाना है, कुछ डाव पेज बना के हम लोग फिर वो मतलब उस माहौल से अपन बाहर आए हैं। पहले तो सलवा जुलूम के समय में शुरुआत में हम लोग कुछ महसूस किए हैं, मतलब बहुत नुकसान हो रहे हैं, क्या करेंगे, ऐसा करके क्या डरने, तो सब कुछ थोड़ा बहुत ऐसे हो गए। मतलब 6 महीना और 1 साल के अंदर फिर उसको कैसे निपटना है, कैसे प्रतिरोध करना है, कैसे जनता को समझाना है, ये सब पूरा कुछ नियम कानून बना के फिर कंट्रोल में लाए हैं। क्या डर को भी विश्वास है, हाँ हम ऐसा बदलाव ला सकते। सलवा जुलूम से सरकार को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और माओवादियों को इसका फायदा हुआ सलवा जुलूम का, या सलवा जुलूम से माओवादियों को नुकसान हुआ, ये कैसे देखते हैं आप दोनों को? सलवा जुलूम से सरकार को एक हिसाब से वो देखने से नुकसान किए, क्योंकि आदिवासियों को, बहुत सारे आदिवासियों को, बेकसूर आदिवासियों को मारे। इस हिसाब से सरकार बदनाम हो गई, और कोर्ट भी मतलब फैसला दी। कुछ युवा साथी लोगों को मतलब बिना पढ़े साथी लोग बिना पढ़े युवाओं को हथियार दे दिए, अंधाधुंध गोली मारे। और कुछ सलवा जुलूम में जो नेतृत्व किए वो हमारे लोग, कुछ लोग हैं, सियान पक्ष के कुछ लोग हैं, वो गांव में हमला करके कुछ लोगों को, महिलाओं को हत्या किए और बच्चों को मारे, गाय बैला को मारे, खाए पिए बहुत ये किए, घर को जलाए। इस हिसाब से एक तरफ आतंक मचाए। तो सलवा जुलूम का जो आतंक था, इससे जो आपकी पार्टी है माओवादी पार्टी, इसमें भर्तियां बढ़ी होंगी फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद पार्टी में भर्ती बहुत युवा पीढ़ी आए हैं, भर्ती किए हैं, और भर्ती करने के बाद उनको जो शिक्षा देने का था वो शिक्षा सही समय पर अपन नहीं दे पाए। ये चूक हुई आप लोगों से? चूक हुई, और उनके विचार में गलत रुझान आए। क्या पार्टी का नियम को सही पालन करने में और कुछ काम करने के लिए जिम्मेदारी के साथ निभाने के हिसाब से कुछ ऐसी समस्या भी आए हैं, और कुछ समय तक ही वो लोग काम किए, फिर बाद में धीरे धीरे 2013 तक फिर वापसी जाना शुरू किए। 13 से वापसी हुआ है। हाँ, 13 से 13, 14, 15 तक वापसी जाना। 6 से लेकर 10 तक अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ,
फिर 10 से फिर 11-12 में ये गलत रुझान के कारण अच्छा शिक्षा नहीं देने के कारण कुछ साथी लोग चले गए। 13 से बहुत सरकार जो समर्पण नीति लेकर आई उसका भी उस वजह से भी लोग गए हैं जंगल को छोड़ के। सरेंडर पॉलिसी जो लागू की जिसमें घर देने का वादा था, नौकरी का वादा है, ऐसी जो लुभावने वादे सरकार ने किए हैं, इस वजह से भी सरेंडर बढ़ा नहीं। मतलब हमारा जो नियम है वो उसी को पालन नहीं करना कुछ समस्या है। इस हिसाब से भी कुछ लोग गए हैं। अपना पार्टी में जो अनुशासन रहते हैं वो अनुशासन को पालन करना है। लेकिन और ये सरकार का भी कुछ सलेंडरी पॉलिसी में जो है वो उसी का भी थोड़ा बहुत असर है। लेकिन अभी जो एक बड़ी आबादी ये बात कह रही है कि माओवादियों का ये दोगलापन है कि माओवादी अपने बड़े नेताओं को, तथाकथित बड़े नेताओं को तेलंगाना, आंध्रा में सरेंडर करवा देते हैं, लेकिन वहीं पर जब कोई बस्तर का स्थानीय गरीब आदमी किसी थाने में जाके पुलिस के पास सरेंडर करता है तो बाद में उस आदिवासी की भरे बाजार कुल्हाड़ी से काट के, गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जबकि माओवादी अपने बड़े नेताओं को कुछ नहीं करते। बड़े नेता बकायदा माओवादियों को ये सूचना देते हैं कि भाई हम सरेंडर करने वाले हैं, और यहाँ से वो तेलंगाना, आंध्रा जाते हैं और हैदराबाद जैसी जगहों में जाके सरेंडर करते हैं। आपके जमपन्ना हो, सुजाता हो या और दूसरे माओवादी। हम ऐसा नहीं है। मतलब जहाँ भी अपना इच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ में अपन सरेंडर करना है तो वहीं करते हैं, तेलंगाना में करना है तो तेलंगाना, मतलब उनका इच्छा अनुसार से जाते हैं। और तेलंगाना में कुछ साथी लोग विचार कर रहे हैं कुछ, क्योंकि वहाँ का कुछ मतलब पॉलिसी सरेंडर होने से क्या क्या केस है और कुछ है, और उसमें थोड़ा सा लचीलापन उधर है। छत्तीसगढ़ में भी तो है ना। यहाँ तो ऐसा है, लेकिन क्या है सरेंडर होने से फिर अभी पुलिस में फिर काम करना है। अच्छा, फिर वापस जंगल हथियार पकड़ा के भेज रहे हैं। इस वजह से आंध्रा जा रहे हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ का सरेंडर पॉलिसी में वो एक नियम है ना, क्या है सरेंडर होने से पुनर्वास नीति में फिर आप बंदूक पकड़ के माओवादी के ऊपर जाना है। अभी हम लोग जो हथियार छोड़ रहे हैं, अभी हथियार मतलब सशस्त्र संघर्ष के त्याग रहे हैं, ये पॉलिसी में वो एक नियम है। ये इसी को हम लोग नहीं मानते। हम लोग फिर हथियार नहीं उठे, पुलिस में भर्ती नहीं होगी। अभी अपना जो साथी लोग आ रही वो साथी लोग हथियार नहीं पकड़, ये तो सरकार के सामने हम रखेंगे। सरेंडर पॉलिसी में ये नियम को बदलाव चाहते। ठीक है, धन्यवाद दादा आपका। ये पूरी बातचीत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट भी जरूर कीजिए। नमस्कार।